एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो। ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दर्शकों, आज की पहली खबर जो आपको देखनी ही चाहिए, जिसका डर था वही हो रहा है। क्या भारत में नेपाल जैसी साजिश की शुरुआत हो गई है? क्या इसकी शुरुआत लेह से की गई है? जेनजी को हथियार बनाया गया है? तमाम सवाल हैं। उससे पहले आपको तस्वीर बताऊं, आगे सारे जवाब मिलेंगे, लेकिन आप देखिए यहां भी कुछ युवक सड़कों पर उतर गए। नकाबपोश लोगों ने सीआरपीएफ और पुलिस पर देखिए कैसे पत्थरबाजी की। देखा दर्शकों आप, यानी पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही है। पुलिस की गाड़ी देखिए, रोकने की कोशिश करती है तो फिर इस पर पत्थरबाजी की जाती है और ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हैं। देखा दर्शकों आप, यानी पुलिस रोकने की कोशिश करती है लेकिन प्रदर्शनकारी मानते नहीं है, और ऐसा ही हमने बाकी देशों में भी देखा है। लेकिन आगे क्या हुआ दर्शकों, वो गाड़ी रोकने के लिए पहुंची थी, उसे जला दिया गया। देखिए आप, ये सीआरपीएफ और पुलिस की टीम को सीधे चुनौती दी गई, पूरी गाड़ी को जलाकर राख कर दिया गया। दर्शकों, मैं आपको बताता हूं यहां पर क्या क्या जलाया गया है। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बीजेपी का कार्यालय है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रदर्शनकारी घुस गए, सामान को तोड़ दिया, पत्थर बरसाए गए और झंडा भी अलग कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेह का बीजेपी कार्यालय है। अब दर्शकों, आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं मैं। देख रहे हैं आप, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसका सीधा मतलब ये, पहले सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस को जलाया गया और फिर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। देखा दर्शकों आप, कैसे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन यहां पर रुकता नहीं है। कैसे गली गली में हंगामा किया जा रहा है। देखिए आप, नकाबपोश युवाओं ने आग लगा दी। दिखाता हूं मैं आपको कैसे युवा हंगामा कर रहे हैं। देखिए, ये मुंह पर कपड़ा बांध के आए। दर्शकों, अब मैं आपको बताऊंगा, इस प्रदर्शन में कई ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्हें बौद्ध धर्म से, मंदिरों से नफरत है। दिख रहे हैं आप, ये फुल फ्रेम दिखाइए कैसे इस टेंपल को आग के हवाले कर दिया गया। देखा दर्शकों आप, यानी मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ये प्रदर्शनकारी कौन है? क्या ये साजिश की जा रही है भारत के खिलाफ? क्योंकि हाल ही में आपने देखा दर्शकों, नेपाल में ऐसा ही हुआ, ऐसी ही आगजनी हुई। और लेह क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है आप समझिए, क्योंकि लेह चीन से सटा हुआ है। कुछ इलाका ऐसा है जो पाकिस्तान से भी सटा हुआ है।
तो क्या यहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ बाहरी तत्व आ गए और उन्होंने लेह को आग के हवाले कर दिया? सवाल कई सारे हैं, सारे जवाब दूंगा, लेकिन देखिए कैसे इस समय लेह के हालात हैं। ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। शांत रहने वाले लेह लद्दाख में आज अचानक हिंसा होने लगी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों से लेकर इमारतों तक आग को हवाले कर दिया। पत्थरबाजी और हिंसक झड़प में 4 लोगों की जान चली गई। सवाल यही है, क्या लेह में नेपाल जैसे हिंसा की साजिश की तैयारी थी? क्या ये राहुल गांधी के जनजी वाले उकसावे का असर तो नहीं? बीजेपी ने हिंसा को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर संगीन आरोप लगा दिए हैं। ये है कांग्रेस के काउंसलर, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं आप देख सकते हैं। ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। दर्शकों, सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या नेपाल में जैसा हुआ है वैसा ही लेह में किया जा रहा है? कैसे ये हिंसा हुई है, आइए आपको बताता हूं। लेह में पूर्ण राज्य की मांग को लेकर आंदोलन हिंसक हो गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग है और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 15 दिन से भूख हड़ताल पर थे। वांगचुक भी पूर्ण राज्य की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। मांग पूरी ना करने के विरोध में आज बंद बुलाया गया और इसी दौरान प्रदर्शनकारियों और बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची, आगजनी कर दी। प्रदर्शनकारियों ने जवानों की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया गया। नकाबपोश लोगों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी। देख रहे हैं आप, इमारतों को जलाने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों ने लेह में बीजेपी के ऑफिस को जला दिया और ऊपर चढ़कर बीजेपी ऑफिस में झंडा जो लगा था उसे उखाड़ दिया। खबर है कि हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है, 60 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें 22 पुलिसकर्मी शामिल हैं और पत्थरबाजी में एसएसपी रैंक के एक अधिकारी भी घायल हुए हैं। हिंसक प्रदर्शन से नाराज सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। वांगचुक ने कहा कि यह लद्दाख के लिए दुख का दिन है। हम 5 साल से शांति के रास्ते पर चल रहे थे। हिंसा, गोलीबारी और आगजनी हो रही है। लद्दाख की युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। प्रशासन ने लेह में धारा 163 लागू कर दी है। बिना अनुमति रैली प्रदर्शन पर बैन लगा दिया गया है और प्रशासन ने लोगों से शांति की भी अपील की है। भड़काऊ बयान या मैसेज वायरल करने पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब यहां पर प्रदर्शन तेज होता जा रहा है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं प्रदर्शनकारी इसे लेकर क्या कह रहे हैं और आंदोलनकारी सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बीजेपी ऑफिस के सामने 6 शेड्यूल के मांग के पूरा लद्दाख इकट्ठे हो चुका है। मगर क्या हुआ आपको, क्या हुआ? वो लोग पुलिस वाला वो पत्थर मारा। देखो जी अभी क्या हालत हो गया। लद्दाख के लिए और व्यक्तिगत मेरे लिए सबसे बड़े दुख का दिन है, क्योंकि जिस रास्ते पे हम 5 साल से चलते आए, शांति का रास्ता था, जिसमें हम खुद पे दर्द और दुख लेते थे। 5 बार अनशन किया, लेह से दिल्ली तक चल के गए, मगर आज हमारे शांति के पैगाम को असफल होते देख रहे हैं, क्योंकि लेह में काफ़ी हद तक हिंसा हो रही है, गोलीबारी हो रही है, आगजनी हो रही है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो इसे जितना हो सके जल्दी रोक दें। ये कोई लद्दाख के मुद्दे का समर्थन नहीं है, बल्कि इससे ये मुद्दा और भी गंभीर होता जाएगा। मैं अपील करना चाहता हूँ युवा पीढ़ी से कि वो अपना ये रोक दे, और अपील करता चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो गोलाबारी रोक दे। अगर हमारे युवा पीढ़ी को ये
दर्द है, दुख है कि हम अनशन पे हैं। कल 2 लोग अस्पताल गए, अगले दिनों में क्या होगा। तो हम आज से अपना अनशन तोड़ रहे हैं, इसे रोक रहे हैं। तो देखा दर्शकों आपने, सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि प्रदर्शन को रोक दिया जाए, लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारी कैसे पुलिस से बहस कर रहे हैं। अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, पुलिस की टीम जब रोकने आई तो आंदोलनकारी अपना आपा खो बैठे और वो जोर जोर से नारेबाजी करने लगते हैं। हिंसक रूप ले लेता है और इसको देखते हुए पुलिस ने बड़े कदम उठा दिए। क्या कहा है पुलिस की तरफ से? बाकायदा प्रशासन की तरफ से धारा 163 लागू कर दी गई है। यानी आप रैली नहीं कर सकते, आप झुंड में खड़े नहीं हो सकते। अगर आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो फिर आप पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि इस पूरे प्रदर्शन के पीछे क्या कांग्रेस पार्टी का हाथ है, क्योंकि यह दावा किया है बीजेपी की तरफ से। बताया जा रहा है कि जो हिंसा हुई है उसमें कांग्रेस के पार्षद का हाथ है और उसका सबूत दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब क्या तस्वीर है, वो कौन पार्षद है ये देखिए आप। इसका नाम है फुटसोग और ये वहीं का रहने वाला है। इसका बाकायदा वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें ये पत्थरबाज, फुल फ्रेम दिखाइए इसे, पत्थरबाजों के बीच में खड़ा हुआ है। देख रहे हैं आप, पत्थरबाजी हो रही है और ये खड़ा हुआ है। ये आप देखिए, यही है कांग्रेस का पार्षद और इसलिए कांग्रेस पार्टी पर हिंसा के आरोप लग रहे हैं। एक और जो कड़ी है वो जोड़ती है राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट, जिसमें वो दावा करते हैं कि युवा सड़कों पर आए, देश की जेनजी जनरेशन सड़कों पर आए और इसके बाद कांग्रेस का पार्षद आता है और फिर हंगामा शुरू हो जाता है। लेकिन दर्शकों, कैसे एक के बाद एक हंगामा किया जा रहा है, अब मैं आपको बताने वाला हूं। क्या वाकई इस पूरे प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी का हाथ है? क्या कांग्रेस ने इस हिंसा में आग लगाई है? आइए आपको बताते हैं। यह बीजेपी कार्यालय लेह का, इसे पूरा जला दिया गया है। यानी लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग को लेकर 5 साल से प्रदर्शन किया जा रहा है। आज अचानक आंदोलन हिंसक कैसे हो गया? बीजेपी ने हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी आईटी सेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है जिसमें दावा किया गया कि दंगे में कांग्रेस का लेह का पार्षद, यही है वो पार्षद, का नाम है फुनसोंग और यही है जो वीडियो में आपको दिख रहा था, जो भड़का रहा है। इसलिए गंभीर आरोप लगे कांग्रेस पार्टी पर। अब बीजेपी कार्यालय और हिल काउंसिल पर हमला करते भी ये दिखाई दिया है। 4 दिन पहले राहुल गांधी ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था, देश के युवाओं से लोकतंत्र की रक्षा और वोट चोरी की अपील की थी। नेपाल में हिंसा के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी पोस्ट किया है, भारत में ऐसी हिंसा होने की आशंका जताई थी। सवाल यही, क्या विरोधी पार्टियां जेनजी को भड़का रही हैं? क्या लेह हिंसा के पीछे कोई सोची समझी साजिश है? लेह में भी हिंसा के लिए सोशल मीडिया के जरिए भीड़ को बुलाया गया। पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स तक लगाए, लेकिन प्रदर्शनकारी उन्हें तोड़ते हुए आगे बढ़े और उन्होंने पुलिस की गाड़ियां जला दी, तोड़फोड़ के। इतना ही नहीं, बीजेपी के पूरे कार्यालय को जला दिया गया है। इसलिए भी कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन आपको सुनवाते हैं कैसे कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने आरोप लगाए। देखिए सर, लद्दाख में किस प्रकार से जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, यह कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं
इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मॉब को इंस्टिगेट कर रहे हैं एंड वो वायलेंस बीजेपी की दफ्तर की तरफ टारगेट कर रहे हैं। उसका क्लियर वीडियो भी सामने आया है। राहुल गांधी जी के साथ है। यह जो तस्वीर है ये राहुल गांधी है। ये स्टानजिंग शपांग हैं जो अपर ले वार्ड से काउंसलर है कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने आज प्रदर्शन को भड़काने का काम किया, उसे हिंसक बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है, लेकिन इस पूरी हिंसा के बाद राजनीतिक आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। सुनिए जरा कौन क्या कह रहा है। ये लद्दाख के आम लोगों की आक्रोश बीजेपी के खिलाफ उभर रहे हैं। बीजेपी को कम से कम 6 शेड्यूल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दिनों की मांग है। जब ये वोट हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो लद्दाख को अलग रखने से लद्दाख में ये तो आक्रोश बढ़ेगी। अगर बातचीत चल रही है तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। जो बेनिफिट्स उस 6 शेड्यूल से मिलते हैं वो उनको मिलने चाहिए। ये जो वायलेंस किसी चीज़ का हल नहीं है। वायलेंस को तो जीरो टॉलरेंस है। पीसफुल मीन से उनका एक डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन वायलेंस को जगह नहीं है। अब इसे लेकर देश भर में आवाज बुलंद होने लगी है कि आखिर ये हुआ कैसे। हिंसा में सबसे बड़ा हाथ बताया जा रहा है सोनम का, लेकिन वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर चुके हैं और उन्होंने भी आंदोलन को लेकर कहा कि आंदोलन नहीं होना चाहिए। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर लेह में एकाएक लोग सड़कों पर क्यों आ गए, प्रदर्शनकारी क्या मांग कर रहे हैं, आइए जरा आपको बताता हूं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया और लेह कारगिल को मिलाकर लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। लेह लद्दाख के लोग खुद को इसके बाद उपेक्षित महसूस करने लगे, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करने लगे। संवैधानिक सुरक्षा की मांग बढ़ती चली गई ताकि उनकी जमीन, नौकरियां और अलग पहचान बनी रहे। लेह से दिल्ली तक पिछले 5 सालों में कई बार प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं और 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा चाहते हैं। करगिल और लेह अलग अलग लोकसभा सीट बने। सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती की जाए। मांग तो यह भी है, समाज सेवी सोनम वांगचुक के नेतृत्व में कई बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। वांगचुक ने कई बार दिल्ली से लेकर लद्दाख तक अनशन भी किया है। वांगचुक ने हमेशा हिंसा का विरोध किया। वांगचुक ने युवाओं से हिंसा रोकने की भी इस बार अपील की है। कहा कि हम लद्दाख और देश में अस्थिरता नहीं आने देना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद भी हिंसा कैसे हुई, सवाल बहुत सारे हैं। इसे लेकर पूर्व डीजीपी एसपी वैद साहब क्या अपील कर रहे हैं, सुनिए जरा। वायलेंस किसी भी मुद्दे का हल नहीं है। मेरी अपील है सभी लद्दाखी भाई बहनों से कि इस तरह वायलेंस से कोई मुद्दा हल नहीं होता और उससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। लद्दाख जब बिल्कुल चाइना बॉर्डर पे है तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए, नेशनलिस्ट रहना चाहिए, अपनी भारत की सरकार के साथ मिलकर फैसले करने चाहिए, बातचीत से हल निकालना चाहिए। इस तरह वायलेंस और लॉ एंड ऑर्डर और झगड़ों से कुछ नहीं निकलता। दर्शकों, लेकिन लेह लद्दाख हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है यह मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि आपने इसके बारे में सुना होगा। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ और नीली झीलों के बीच शांत घाटियों में बसा लेह किसी सपने की दुनिया जैसा है, लेकिन खूबसूरती के साथ ये अपने दुर्गम इलाके पहाड़ों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की कुल आबादी मात्र 2,74,000 है। यहाँ की मुस्लिम आबादी 46% है, बौद्ध आबादी 39% है, जबकि लेह में हिंदू आबादी सिर्फ 12% है। ये यूनियन टेरिटरी सिर्फ 2 जिलों से मिलकर बना है। यहाँ खेती और पर्यटन ही रोजगार का प्रमुख जरिया है। भले ही लेह की आबादी बेहद कम हो, लेकिन रणनीतिक तौर पर यह बेहद अहम है। दर्शकों सुनिए, क्योंकि गलवान घाटी जैसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट इसी यूनियन टेरिटरी में है। ये चीन के साथ 489 किलोमीटर LAC साझा करता है और हिमालय 5 लाख वर्ग किलोमीटर की सीमा को कवर करता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं।
लेह भविष्य में चीन के साथ नया व्यापार मार्ग भी हमें दे सकता है, इसलिए सामरिक महत्व है। और यूरेनियम और सोना जैसे बेशकीमती खनिज की खदानें हैं यहाँ पर। खान है ये पैंगोंग झील जिसे मैं दिखा रहा हूँ, नुब्रा वैली जैसे सुंदर इलाके यहाँ पर हैं। और मशहूर करगिल की जंग भी यहीं पर हुई, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और चीन जुड़े हुए हैं, साथ में है, इसलिए हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा आगे क्या एक्शन लिया जाता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। हम 2 दिन से आपको यह जानकारी दे रहे हैं, पूरे देश में आई लव मोहम्मद मूवमेंट चल रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। यह मैं क्यों कह रहा हूं आपको समझाऊंगा, आगे तस्वीर दिखाइए। ये अलग अलग जगह प्रदर्शन अब बढ़ता जा रहा है। अब इसमें महिलाएं भी आ गई, पहले युवा थे, फिर मौलाना भी आ गए हैं। मेरे नबी का नाम रहेगा, यही है पहचान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, मेरे नबी की यही है पहचान, अब इधर आज गरबा भी चल रहा है, नवरात्रि का दिन है, तो कुछ लोग आई लव महाकाल के पोस्टर लेकर आए। उनका कहना है आई लव महाकाल, आई लव महादेव, वो अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं। तो यहां पर हिंदुओं का कहना है शिव ही सत्य है, लेकिन इधर प्लान और ज्यादा आगे बढ़ गया है। कट्टरपंथियों को समर्थन मिल गया है। जो लोग पुलिस को मार रहे थे, जो लोग पुलिस की गाड़ियों को तोड़ रहे थे, उस पर असद उद्दीन ओवैसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन प्रदर्शन करने वालों को सीधे समर्थन दे दिया है। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताऊंगा कि देश में तो ये सब हो रहा है, लेकिन इसके तार कैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़ गए, क्योंकि एक बांग्लादेशी मौलाना भारत को बार बार धमकी दे रहा है। सुनिए जरा ये क्या कह रहा है। आई लव मोहम्मद मूवमेंट के पीछे छिपा हर चेहरा बेनकाब होने लगा। मोहब्बत के नाम पर नफरत की टूल किट बांटने वालों का पूरा पता मिल चुका है। ओवैसी ने मूवमेंट पर जो कहा और जो नहीं कहा वो भी समझ आ गया, और आज की पड़ताल में साफ हो गया कि शहर शहर पत्थर और पुलिस पर हमलों के पीछे भाईजान नहीं पाकिस्तान है, बांग्लादेश के मौलाना है, जिसका एक एक सबूत आपके सामने है। यानी ओवैसी ने इसी पैटर्न पर मजहबी आजादी का ज्ञान तो दे दिया, लेकिन खाकी पर हाथ उठाने वालों पर चुप्पी साध ली, जिसके बाद सवाल उठने लगे क्या दिल्ली से बांग्लादेश और मुंबई से पाकिस्तान तक एक ही पैटर्न पर काम किया जा रहा है? क्या आई लव मोहम्मद मूवमेंट के पीछे पाकिस्तानी कट्टरपंथियों का हाथ है? चलिए आइए इस गुत्थी को समझते हैं। लेकिन दर्शकों, मैंने कहा कि आपको हर साजिश मैं बताऊंगा, और हम दावे से बता रहे हैं ये साजिश कैसे की जा रही है। आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। आई लव मोहम्मद मूवमेंट को लेकर कई साजिशों का खुलासा हो रहा है। मूवमेंट के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने की आशंका है, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश से लगातार भड़काऊ बयान आ रहे हैं। बांग्लादेशी संगठन ने खुलेआम भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कही। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट ने गजबाए हिंद का इशारा किया है, आप समझिए थोड़ी देर के लिए, जिसके बाद एक्सपर्ट इस साजिश में 3 लेयर की साजिश बताते हैं। पहली, मौलाना। प्रदर्शन के पीछे पहला टास्क मौलानाओं को मिला है। मौलानाओं का काम है भीड़ को उकसाना और कट्टर बयानों से लोगों को भड़काना, ताकि प्रदर्शन हिंसक हो जाए और माहौल खराब हो जाए। फिर आते हैं कुछ नेता। अपने चरम पर, प्रदर्शन जब अपने चरम पर पहुंचेगा तो नेताओं की एंट्री हो गई। मुस्लिम नेता हिंसक हो चुके आंदोलन के समर्थन में आ गए। वो पत्थरबाजी, पुलिस पर हमले पर कुछ नहीं कह रहे हैं,
लेकिन आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं और एफआईआर को गलत बताते हुए मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। कानून का हवाला देकर मूवमेंट को धर्म की और मजहब की आजादी बता रहे हैं ताकि अब तक हुई हिंसा पर पर्दा डाला जा सके। लेकिन फिर आती हैं विदेशी ताकतें। मूवमेंट के पीछे विदेशी ताकतों के शामिल होने का भी शक है, क्योंकि पाक बांग्लादेशी मौलाना लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं और भारत को मुस्लिम देश बनाने जैसे बयान देकर भड़काया जा रहा है। गजवाए हिंद की बातें भी पाकिस्तान के कुछ मौलाना कर रहे हैं, जिसके बाद आई लव की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई ऐसी साजिश की जा रही है? लेकिन आज इसे लेकर बहुत बड़ी बात सामने आई है। ओवैसी ने पुलिस की पिटाई पर कुछ नहीं बोला है, लेकिन इस पूरे प्रदर्शन को उन्होंने समर्थन दिया है। और आजम खान ने क्या कहा सुनवाता हूं आपको। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए, जो यूपी में क्या गलत है एकदम। वो अब दर्शकों मैं आपको एक और चीज बताता हूं। ये आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सवाल खड़े हो रहे हैं कि एकाएक प्रदर्शन हर शहर में कैसे पहुंच गया, ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, मुंबई में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। देख रहे हैं आप, अब पोस्टर अलग अलग शहरों में दिखने लगे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसके पीछे साजिश की जा रही है। मौलाना इस प्रदर्शन को लेकर क्या बोल रहे हैं ये तो सुनिए, लेकिन सवाल है कि वो पुलिस की पिटाई पर, तोड़फोड़ पर कुछ नहीं कह रहे हैं। सुनिए जरा। आई लव मोहम्मद बोलने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आपने मुझे घर में बंद कर रखा है, सुबह से मैं घर में बंद हूँ। ये अभी गलतफहमी में कि अभी हमारा प्रदर्शन रोक पा रहे हैं, ये हमारा प्रदर्शन रोक नहीं पाएंगे। हमारे हैं वो कानपुर तक के लिए नहीं ना, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम भी ऐसी घटना दोबारा यहाँ ना हो। हमारा हक है ये, इस पर कोई भी बात नहीं बोले। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो इसके खिलाफ आवाज उठाए कि साहब अपने नबी से मोहब्बत क्यों कर रहे हैं, तो प्रशासन बताए कि कानून का हक है ये। तो आई लव मोहम्मद, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, हमारा पोस्टर ही प्यार की दावत दे रहा है, तो इसे मामला कहाँ से खराब होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्यार की बात की जा रही है तो ये पत्थर बरसाने वाले, पुलिस को पीटने वाले लोग कौन हैं? क्या ये बांग्लादेश और बाहरी ताकतें हैं? क्योंकि यूनुस के साथ जो मौलाना आपको दिख रहा है वही भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, और कुछ मौलाना पाकिस्तान के भी हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। सुनिए जरा। তুমি অপেক্ষা করো, ভারতকে আমরা দখল করব। ও যুবক, যার কাছে যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হও, ভারত আক্রমণ করতে হবে। আমাদের যে মসজিদ থেকে মন্দির বানাচ্ছে, ওই মন্দিরটা ভেঙে আমরা আবারও মসজিদ বানাবো। तो पहले आपने गजवा हिंद करना है, फोकस ऑन गजवा हिंद फर्स्ट। बाकी चीजों को तवज्जो ना दे ज्यादा, अभी सिर्फ एक काम करें कि फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करें, उनकी हिफाजत करें, क्योंकि कल हमने इन्हीं के पास जाकर इनके साथ मिलना है और यहूदियों को कत्ल करना है, जो भी हदीस शरीफ में बिल्कुल वाज़ेह बताया गया है। अब देश भर में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे थे और गरबा भी चल रहा है, नवरात्र का त्योहार चल रहा है। आई लव महाकाल, उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है, वहां पर लोगों ने कहा कि हम महाकाल से प्यार करते हैं। ये इसलिए लिखा गया है दर्शकों क्योंकि कई लोग गरबे में अवैध तरीके से घुस रहे हैं। और देखिए जरा, गरबे में जब एक मुस्लिम घुसा तो उसे पकड़ लिया गया। गलत इरादे से दावा किया जा रहा है कि वो यहां पर घुसा, कुछ हिंदूवादी संगठनों ने उसे पकड़ लिया। तो नवरात्र पर भी गहरी साजिश की जा रही है, इसलिए कई जगह पर आई लव महाकाल, कई जगह पर कलावा और तिलक लगाया जा रहा है। सुनिए जरा आम लोग क्या कह रहे हैं।
उज्जैन शहर में नगर निगम की दीवारों पर भी लिखा रहता है आई लव उज्जैन, तो फिर बाबा महाकाल की जय बोलने में, बाबा महाकाल को आई लव यू बोलने में क्या हर्ज है? इसलिए हमने आज जय बाबा महाकाल को आई लव यू का बैनर लगाया है। इस नगरी के सभी रहवासी बाबा महाकाल से अटूट प्रेम करते हैं और सब ने आज एक साथ बाबा महाकाल की जय का घोष किया और सभी ने एक साथ बाबा महाकाल आई लव यू का जो बैनर था उसके साथ बाबा महाकाल की जय जयकार की। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चलता हूं बिहार, क्योंकि बिहार में चुनाव से पहले जबरदस्त फाइट चल रही है। आपको मजा आ जाएगा दर्शकों, क्योंकि ओवैसी की एंट्री बिहार चुनाव में हो गई और तेजस्वी यादव महागठबंधन एनडीए से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी कैसी चाल चल रहे हैं, आइए मैं जरा आपको समझाता हूं। ये आप देखिए, सीमांचल में बड़ा दखल है ओवैसी का और उनकी एंट्री बिहार में हो गई। देख रहे हैं आप, बड़ा काफिला ये असद उद्दीन ओवैसी का ही है जो बिहार मिशन पर आ गए हैं। अब देखिए उनके समर्थक कितने उत्साहित हो गए। जैसे ही ओवैसी आए, शेर आया का नारा लगा। सुनिए जरा कैसे नारेबाजी हुई। तो यहां ओवैसी की एंट्री हो गई। जो मुश्किल किसकी बढ़ाएंगे? तेजस्वी की बढ़ाएंगे, क्योंकि वो तेजस्वी से कह रहे हैं गठबंधन कर लो। लेकिन तेजस्वी अपनी घर की राजनीति में फंसे हुए हैं। वो संजय यादव को लेकर पहले ही निशाने पर है। दिखाइए जरा अगली तस्वीर। क्यों निशाने पर हैं? क्योंकि इस समय रोहिणी नाराज है, तेज प्रताप पहले से ही नाराज चल रहे हैं, अंदर खाने मीसा भारती भी उनके सपोर्ट में नहीं है। इसलिए लालू फैमिली में इस समय दिक्कतें आ रही हैं और इसका सबूत मैं आपको दिखाता हूं। दिखाइए जरा। रोहिणी आचार्य का आज पोस्ट है। उनकी किडनी को लेकर जो उन्होंने लालू प्रसाद यादव को दी, उसको लेकर सवाल खड़े किए गए, तो उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट किया और इस पर सवाल उठाए। यानी तेजस्वी के सामने दिक्कत बहुत सारी है, लेकिन इधर पूरी तैयारी असद उद्दीन ओवैसी की है कि वो बिहार में खेल बिगाड़ेंगे या खेल बनाएंगे। ये आप देखिए, बिहार में ये जो इलाके हैं अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, यही है ओवैसी का मिशन, क्योंकि यहां पर उनकी पार्टी मजबूत है और अगर यहां पर वो मजबूती से आगे बढ़े तो फिर तेजस्वी की मुश्किल तय है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या तेजस्वी का सपना सपना ही रह जाएगा? क्या तेजस्वी एक बार फिर सत्ता से दूर हो जाएंगे? बिहार के तमाम सियासी संकेत इसी ओर इशारा कर रहे हैं। बिहार में असद उद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। तेजस्वी को ओवैसी की ये सीधी चुनौती है। बिहार में ओवैसी तेजस्वी का खेल बिगाड़ सकते हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। दूसरी तरफ तेजस्वी के परिवार में बगावत जैसे हालात हैं और मुकाबला सीधे मोदी नीतीश की जोड़ी से है। ऐसे में तेजस्वी के लिए दिल्ली दूर हो सकती है। ट्वीट किया, सब चीज बातों को रखने का काम किया, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सच्चाई है इसमें। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, अगर ये फाइट बढ़ती है तो बिहार में सियासी समीकरण बदल जाएंगे, क्योंकि सीधी चुनौती ओवैसी तेजस्वी को दे रहे हैं। बिहार में चुनाव दिलचस्प हो गया है। चुनाव से पहले तेजस्वी वर्सेस ओवैसी हो गया है। असद उद्दीन ओवैसी 4 दिन के बिहार दौरे पर हैं और ओवैसी अपने गढ़ सीमांचल में मिशन सीमांचल पर हैं। सीमांचल में 100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और 9 सभाएं करेंगे। इस दौरान ओवैसी ने तेजस्वी पर सीधा हमला बोला। ओवैसी ने कहा, हमारी पार्टी ने गठबंधन के लिए जो खत लिखा है उसे कमजोरी मत समझना, तुम फैसला कर लेना चाहते क्या, लेकिन याद रखना बाद में यह मत कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट बॉल लेकर कोई भाग गया है। AIMIM ने बिहार में तुमसे केवल 6 सीट की मांग की है, लेकिन अभी तक तुम्हारा जवाब नहीं आया। उन्होंने आगे कहा, अगर लोग समझते हैं कि मैं हैदराबाद से आया हूं तो हां, मैं हैदराबाद से आया हूं। उन लोगों का क्या
जो हरियाणा से बिहार आकर राज्यसभा सांसद बन गए। दरअसल ओवैसी महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। सीधा उन्होंने हमला तेजस्वी पर किया, उनके करीबी संजय यादव पर किया। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान तेजस्वी को चिट्ठी भी लिख चुके हैं, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिला। तो अख्तरुल ढोल नगाड़े के साथ उनके घर पहुंच गए थे, लेकिन तेजस्वी ने ओवैसी की अपील को नजरअंदाज कर दिया है, जिसके बाद ओवैसी तेजस्वी के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं। ओवैसी की पार्टी को पिछली बार 5 सीटें मिली थी और 1 सीट पर उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर भी थी। उन्हें अभी सीटें सीमांचल में बहुत अच्छी मिली हैं, इसलिए वो कॉन्फिडेंस में है और बार बार फोकस उनका सीमांचल पर ही है। लेकिन आज जब ओवैसी ने निशाना साधा तो आरजेडी ने जवाब दिया है, सुनिए जरा। हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने 2 खत लिखा है लालू प्रसाद यादव को, एक खत लिखा तेजस्वी यादव को कि आओ हमसे इत्तेहाद कर लो, बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ने ये तक लिख कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाह रहा हूं तेजस्वी यादव को, ये हमारी कमजोरी नहीं है, हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिखकर दे रहे हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। हैदराबाद में राष्ट्रीय जनता दल जाकर चुनाव नहीं लड़ती है। जिनकी नीयत साफ है, मनसा साफ है, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है, तो वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ हैं। जनता, हमारे अल्पसंख्यक भाई सब जान रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता का झंडा कौन बुलंद कर रहा है, कौन सांप्रदायिक शक्तियों को रोक सकता है बिहार में। अब सब लोगों को अधिकार है, सब लोग कहीं चुनाव लड़ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन ये जो पब्लिक है ये सबको जानती है, सबको पहचानती है, कौन किसके इशारे पर घूम रहा बिहार, ये सब जान रहे हैं। ये से कोई नहीं करेगा स्वीकार। ओवैसी ने मुश्किल कम नहीं बढ़ाई। इधर तेजस्वी की मुश्किल और लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि IRCTC के मामले में 13 तारीख को आरोप तय होने वाले हैं। और इधर अगली तस्वीर दिखाइए, रोहिणी ने भी मुश्किल खड़ी कर दी है। वो परिवार से नाराज होकर चली गई हैं और उन्होंने चैलेंज कर दिया है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि इस समय लालू परिवार में कैसे हालात बन गए। ये आप देख रहे हैं, रोहिणी तेजस्वी को परिवार के भीतर भी चुनौती मिल रही है। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोल दिया है। रोहिणी आचार्य लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और इन पोस्ट में वो तेजस्वी यादव और संजय यादव को टारगेट करती हैं। रोहिणी ने आज एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी खुली चुनौती सभी गंदी सोच रखने वालों को है और ऐसे लोगों को शह दे रहे तमाम लोगों की अगर ये साबित कर दें वो कि मैंने अपने या किसी और के लिए भी कभी कोई मांग किसी के पास रखी हो और अपने पिता को अपनी किडनी दिया जाना झूठ है, तो राजनीति और सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगी। जो लोग भी जिस किसी के कहने पर मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनमें इतना साहस होना चाहिए कि वो मुझसे माफी मांगे, कि वो भविष्य में ऐसी अफवाह किसी मां बेटी के बारे में नहीं फैलाएंगे। रोहिणी के इस पोस्ट से साफ है कि उनके निशाने पर तेजस्वी यादव। हालांकि पोस्ट में रोहिणी ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन रोहिणी के पोस्ट से खुद ब खुद बहुत कुछ साफ हो रहा है, क्योंकि यह विवाद तेजस्वी के करीबी संजय यादव की वजह से है, जिन्हें लेकर पिछले दिनों रोहिणी ने आपत्ति जताई थी, संकेत दिए थे कि वो पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें तेजस्वी का समर्थन मिला हुआ है। जिसके बाद रोहिणी आचार्य को ट्रोल किया जा रहा है और इसी के बाद सवाल कई सारे हैं। तेज प्रताप यादव, बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जिस तरीके से बहन ने कहा है, हम उससे सहमत हैं और जो जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, सब चीज़ बातों को रखने का काम किया, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सच्चाई है। इसमें सहानुभूति होती है मुझे रोहिणी से, क्योंकि उसने तो किडनी उडनी सब दी और उसको भी लोगों ने छोड़ दिया। मतलब एहसान फरामोशी का इससे बड़ा नमूना कभी नहीं दिखा बिहार ने। इधर तेजस्वी की मुश्किल बड़ी हुई है, उधर नीतीश और उनकी सरकार की मुश्किल भी।
कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पटना में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। पहले अभ्यर्थियों का, उर्दू टीईटी के तमाम देखिए आप जरा कैसे यहां पर पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। सासाराम में जबरदस्त हंगामा हो गया, देख रहे हैं आप, ये आपस में ही भिड़ रहे हैं। यानी बिहार में इस समय चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। देखिए जरा कैसे आपस में जेडीयू के दो गुट भिड़ गए। लेकिन इधर महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है और आज बिहार के अंदर ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक देख रहे हैं आप। तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचे हुए थे और इसमें कांग्रेस पार्टी ने आगे की रणनीति को पूरा किया है। लेकिन महागठबंधन को भी कांग्रेस पार्टी साथ लेकर चल रही, देख रहे हैं आप। सामाजिक न्याय महागठबंधन की बैठक के साथ साथ पिछड़ा संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। ये सीधे सीधे एक वोट बैंक को निशाने पर लिया है, उसे साधा जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे ये बैठक कांग्रेस के लिए, महागठबंधन के लिए बहुत अहम है और बीजेपी इसे लेकर क्या करने वाली है। बिहार में आज सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हो गई है। आजादी के बाद पहली बार बिहार में यह बैठक हुई है दर्शकों। पटना के सदाकत आश्रम में बैठक में 5 घंटे रणनीति बनी है, लेकिन बैठक में नतीजा ठाक के 3-5 जैसा ही निकला। बैठक में मोदी और नीतीश से सियासी डर साफ नजर आया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मोदी और नीतीश पर हमला करते हैं। खड़गे ने कहा बीजेपी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानसिक रूप से रिटायर्ड मान चुके हैं और उन्हें बोझ समझ रहे हैं। आगे कहा बिहार से नीतीश जा रहे हैं, अब बिहार में आया नीतीश गया नीतीश होने वाला है। इस बैठक के बाद महागठबंधन ने एक और बैठक की। इस बैठक में राहुल खड़गे और तेजस्वी शामिल हुए। वीआईपी के मुकेश सैनी और लेफ्ट के बड़े नेता भी मौजूद थे। बैठक में अति पिछड़ा न्याय संकल्प योजना जारी की गई है, जिसमें अति पिछड़ा जातियों के लिए कई घोषणाएं की गई, क्योंकि बिहार में अति पिछड़े लोग एनडीए के साथ हैं, नीतीश कुमार मोदी के साथ हैं। ऐसे में यहां भी सबके निशाने पर मोदी और नीतीश कुमार ही रहे और कई सारे सवाल भी पूछे गए। लेकिन मैं आपको बताता हूं बिहार में इस समय कैसे राजनीतिक पारा गरमा गया है। सुनिए जरा कौन नेता क्या कह रहा है। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाए। वही बातें बार बार दोहराते हैं, केवल बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं। आज उन्होंने संक्षेप में यही कहा कुल मिलाकर के कि हम ओबीसी, अति पिछड़े, ईबीसी सबके लिए सामाजिक न्याय लेकर आएंगे, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और रिजर्वेशन को आगे बढ़ाएंगे, संविधान को बचाएंगे। ओबीसी आयोग तक नहीं बनाया गया इन लोगों से। ओबीसी आयोग जिन लोगों ने नहीं बनाया, वो आज हमें यह भाषण दे रहे हैं कि हम आएंगे तो ऐसा होगा, हम आएंगे तो वैसा होगा। नीतीश जी का जो भूजा पार्टी होता है शाम में, जिसमें वो डिसीजन लेते हैं कोई चीज की, कितना पिछड़ा अति पिछड़ा दलित बैठा रहता है, कितना अल्पसंख्यक बैठा रहता है, कौन लोग हैं वो जो बैठे रहते हैं, वही आरक्षण विरोधी। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है भाजपा। जब हमारी सरकार आएगी, जल्दी आने वाली है, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित है, माइनॉरिटीज के हैं, बहुत से समाज आज हक से वंचित है। और वो वंचित रहने की वजह क्या है कि जो सरकार अधिकार में आती है तब इस पर ध्यान नहीं देती। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक और आपको महत्वपूर्ण खबर मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि यहां राजधानी दिल्ली में एक बाबा का रहस्य लोक चल रहा था और उससे जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। दिखाता हूं आपको। एक आश्रम के अंदर, यही है वो बाबा
दावा किया जा रहा है कि छात्रों के साथ गलत काम किया। छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये बाबा कहां से आया, ये कौन है। दिखाता हूं मैं आपको। सिर्फ छात्राओं के साथ गलत काम नहीं, आश्रम से महंगी महंगी गाड़ियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि इसमें कई सारी नंबर प्लेट ऐसी हैं जो फर्जी हैं। अलग अलग तरह से ये गाड़ियां मंगवाई गई और फर्जी प्लेट भी यहां पर रखी गई। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, जो नंबर प्लेट मिली है वो कैसे फर्जी है। देख रहे हैं आप, इतनी सारी प्लेट अलग अलग, कोई एम्बेसी का नंबर है, कोई दिल्ली का है, अलग अलग नंबर। और इसीलिए दावा किया जा रहा है क्या है बाबा का रहस्य लोक। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर यहां पर क्या हो रहा था, क्या कोई तांत्रिक विद्या चल रही थी, क्या है इसकी सच्चाई। आइए जरा पूरी खबर आपको दिखाता हूं। पाखंडी बाबा का रहस्य लोक। दिल्ली के एक आश्रम से डर्टी पिक्चर सामने आई है। सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। आरोप आश्रम के संचालक चैतन्यानंद पर लगे हैं, जो श्रृंगेरी मठ के केयर टेकर और संचालक। मठ में पढ़ने वाली छात्राओं को अपना शिकार बनाते थे, उन्हें विदेश भेजने या पास कराने के नाम पर फंसाता था। पाखंडी बाबा का शिकार बनी 17 विक्टिम सामने आई हैं, जिसमें पाखंडी चैतन्यानंद को मठ से निकाल दिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। घटना के बाद से बाबा गायब है, कहीं भाग गया है। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए कोशिश कर रही है। चैतन्यानंद लग्जरी गाड़ियों और लेविश लाइफ का भी शौकीन था। उसके गैराज में लाखों की कीमती और महंगी महंगी कार मिली है। इस कार पर फर्जी एम्बेसी यूएन की नंबर प्लेट भी लगी हुई है। जब पुलिस ने 39UN1 की जांच की, जो एक नंबर प्लेट है, तो वो फर्जी निकली। यानी चैतन्यानंद धोखाधड़ी में भी माहिर था और इसको लेकर पुलिस की टीम जांच कर रही है। डीसीपी साउथ वेस्ट क्या करें, सुनिए जरा। पीएसवी के नॉर्थ में कंप्लेंट आई तो एफआईआर दर्ज की गई थी उपयुक्त सेक्शंस में बीएनएस के, और इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। नंबर हमारे लिए आपको बताना उचित नहीं होगा सिंस इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल अंडर वे, बट वी आर प्रोसीडिंग एज पर लॉ और सबके स्टेटमेंट्स और बयान भी एज पर लॉ लिए जा। गाड़ी है जो कि वोल्वो है, उसको सर्च के दौरान पाया गया और उसके लिए एक एफआईआर दर्ज की गई। अब दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये बाबा कैसे टारगेट करता था, क्या थी इसकी पूरी मंशा, क्या थी इसकी स्ट्रेटेजी। छात्राओं से पहली स्टेप बता रहा हूं, यह अश्लील बातें करता। जो छात्राएं उसका विरोध करती उन्हें यह छोड़ देता, जो छात्राएं उससे नहीं समझ पाती उन्हें यह टारगेट पर लेता। छात्राओं के पर्सनल नंबर पर मैसेज करता। इन मैसेज की शुरुआत अश्लील जोक से होती। दावा किया जा रहा है अश्लील तस्वीर और वीडियो भी भेजे जाते थे। कई बार छात्राएं डर के मारे मैसेज को इग्नोर कर देती, लेकिन इतने के बाद भी पाखंडी बाबा पीछे नहीं छोड़ता है। छात्राओं को मैसेज भेजकर अकेले में मिलने बुलाता है। अगर कोई लड़की मना करती है तो उसे धमकी दी जाती है और छात्रा का नाम काटने या फेल करने की धमकी दी जाती है। बात लीक ना हो इसके लिए बाबा पूरा ध्यान रखता है। इस काम में 3 वार्डन उसकी मदद भी करती थी। ये वार्डन छात्राओं के व्हाट्सएप मैसेज डिलीट करने का काम करती, ताकि मैसेज दिखाकर छात्राएं शिकायत ना कर पाए। पुलिस को एक छात्रा के मोबाइल पर कुछ मैसेज मिले हैं, जिसमें पाखंडी बाबा ने लिखकर भेजा था कि मेरे कमरे में आ जाओ, तुमको मैं विदेश ले चलूंगा और तुम्हें कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। अगर मेरी बात मानी और नहीं मानी तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। तो ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसी के बाद अब पुलिस की टीम आगे जांच पड़ताल कर रही है और बाबा की तलाश में अलग अलग राज्यों में छापा मारा जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं दुनिया में मोदी मोदी और भारत की चर्चा क्यों की जा रही है। सबसे पहले आपको दिखाता हूं डोनाल्ड ट्रंप। देख रहे हैं आप, यूएन में स्वागत किया गया, लेकिन स्वागत के दौरान ट्रंप की किरकिरी हो गई। जब वो एक्सीलेटर पर पहुंचे, देख रहे हैं आप, एस्केलेटर्स पर पहुंचे तो वहां पर एस्केलेटर्स बंद हो गए और ट्रंप को पैदल चलकर जाना पड़ा। ये एस्केलेटर्स यहां पर बंद हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद ट्रंप थोड़ी देर इधर उधर देखते हैं, जब वो चालू नहीं होते तो वो बंद एस्केलेटर्स पर जाते हैं। अब मैं आपको ट्रंप की एक और तस्वीर दिखाता हूं। एक बार फिर उनकी किरकिरी हो गई। कैसे? ये देख रहे हैं आप, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। जहां से वो अपनी स्पीच को पढ़ते वो टेलीप्रॉम्प्टर चला नहीं, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। And I don't mind making this speech without a teleprompter because the teleprompter is not working.
I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more. सुना आप? और इधर कई बड़े लीडर्स पहुंचे। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। जब वो ट्रैफिक में फंस गए, पुलिस ने रोका तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगा दिया। सुनिए जरा। Guess what? I'm awaiting the street because everything is frozen for you. Now I have 10 people with me. I go to the French embassy. तो देखा आप, इधर ट्रंप की फजीहत हुई है, तो उधर जेलेंस्की ने भी आज ट्रंप को करारा जवाब दे दिया है और उन्होंने सीधे कहा कि अगर युद्ध रुकवाना है तो भारत और मोदी का साथ जरूरी है। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार सवाल खड़े करते हैं भारत पर, लेकिन जेलेंस्की हो चाहे पुतिन हो, दोनों भारत के साथ है। उनका कहना है कि भारत रहेगा तभी इस युद्ध को रुकवाया जा सकता है। भारत की बहुत बड़ी भूमिका है और इसे लेकर कैसे दुनिया भर में चर्चा हो रही है, दिखाता हूं आपको। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन ने बड़ा झटका दे दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत की तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर यूक्रेन युद्ध की फंडिंग का आरोप लगाया था। कहा था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए रूस यूक्रेन युद्ध लंबा चल रहा है। लेकिन जेलेंस्की ने इस आरोप को नकार दिया है। जेलेंस्की ने यूरोप से भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए कहा। जेलेंस्की ने भारत का बचाव करते हुए ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी। जेलेंस्की ने कहा भारत ज्यादातर हमारे पक्ष में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया में भारत के महत्व पर जोर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों पर भी दोहरी चाल चलने का आरोप लगाया। रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों को और टैरिफ लगाने के संकेत दे दिए हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भारत की तारीफ कर चुकी हैं। जॉर्जिया ने कहा कि भारत युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है और पुतिन हमारे साथ पहले से ही हैं। यानी दुनिया में इस समय कैसे भारत और पीएम मोदी की चर्चा हो रही है, सुनिए जरा। China and India are the primary चीन और भारत रूसी तेल खरीद कर इस युद्ध के मुख्य फाइनेंसर हैं, लेकिन नाटो देशों ने भी रूसी ऊर्जा और रूसी ऊर्जा उत्पादनों पर ज्यादा रोक नहीं लगाई। energy and Russian energy products. Whether you help peace or continue trading with पश्चिमी देशों को भारत को अपने पाले में लाना होगा। ईरान कभी हमारी तरफ नहीं होगा। भारत पूरी तरह से हमारे साथ हो। Hi guys. I think can play a very important role. दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाला हूं, क्योंकि इस समय कई जगह पर पानी सैलाब बनकर आया। लेकिन बैंकॉक में आप देखिए, एकाएक एक सिंखोल पाताल लोक जैसा है। देख रहे हैं आप, कई गाड़ियां इसमें डूब गई हैं। देखिए जरा, देखा आप कितना जबरदस्त पानी आया। और देखिए आप, ये सिंखोल है जिसमें गाड़ियां डूबती जा रही हैं। ये बहुत गहरा है। दावा किया जा रहा है कि कई गाड़ियां इसमें चली गई हैं और पानी का बहाव आप देखिए सड़क को अपने साथ कैसे बहा कर ले गया। पानी इतना ज्यादा तेज था कि लोग वहां से भागने लगते हैं, जान बचाकर कारों से भागते हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, देखिए जरा। इस समय फिलीपींस में जबरदस्त तूफान आया हुआ है। लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। तो इस समय बाढ़, बारिश, तूफान से दुनिया भर में अलर्ट जारी किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र, आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है। आज मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जा रही है। मां दुर्गा का ये स्वरूप शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। मां चंद्रघंटा के इस स्वरूप से हमें बड़ी सीख मिलती है। इससे ये सीख मिलती है कि रिश्तों में संतुलन होना चाहिए, तभी हमारा किसी से रिश्ता मधुर रह सकता है। गुस्से और शांति दोनों का महत्व है, इसलिए इनके बीच संतुलन जीवन में बहुत जरूरी है। अगर आप गुस्सा करते हैं या शांत रहते हैं तो आपको संतुलन बनाना होगा। यही जीवन का सबसे अमूल्य साधन है। MDH की हल्दी, मिर्ची, धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।